सर, आपका नाम क्या होगा? मुझे डॉक्टर रामचंद्र चौधरी कहते हैं, अध्यक्ष पीआरडीएफ संस्था गोरखपुर। सर, आपसे काला नमक की उत्पत्ति और इसके इतिहास के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? बड़ा पुराना इतिहास है काला नमक का। लगभग 3000 वर्ष पहले की बात है कि भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करके गया से सिद्धार्थनगर जिले में स्थित एक बजहा जंगल है जो बजहा गांव हो गया है, वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भगवान आशीर्वाद दीजिए हमें कुछ। और तो उन्होंने अपनी झोली से एक मुट्ठा धान का बीज निकाल के किसानों को दिया, कहा इसकी खेती आप करिएगा, इसकी सुगंध जो है वो हमारा आशीर्वाद है, इसमें जो पोषकता है या पोषक तत्व हैं वो हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो इस तरह से लगभग 3000 वर्षों से इसकी खेती होती आ रही है। ये इसका इतिहास है, कमोबेश ये चलता रहा उस पीरियड में भी। उसके बाद मुग़ल काल आया, वहाँ उस पीरियड में तो कोई इसके ऊपर जो है ख़ास बात अभी तक हमको नहीं मिली है इतिहास में। लेकिन जब अंग्रेज़ों का पीरियड आया तो उन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया काला नमक की खेती पे, क्योंकि इसको इंग्लैंड ये निर्यात किया जाता था वहाँ से। तो उस समय उन्होंने करीब 10 जलाशय बनाए, नेपाल से सटे हुए, सिद्धार्थनगर ज़िले में ही सभी 10 जलाशय बनाए और उनसे पानी निकलने के लिए नहरें बनाई जो हर खेत तक पहुँच जाती थी। तो पूरा सिंचित क्षेत्र था, तो उस समय तक तो ठीक रहा, लेकिन आज़ादी के बाद फिर इसका जो है कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया। सर, काला नमक के उत्पादन पे काफ़ी असर पड़ा है शुरू से लेके अब तक। आप इसके इतिहास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा आपने बताया कि अंग्रेज़ों के समय में बहुत अच्छा ज़ोर दिया गया। उन्होंने वहाँ किसानों को जोड़कर पैदा कराना शुरू किया काला नमक चावल सिद्धार्थनगर ज़िले में, और वो उसका बाज़ार आता था बैलगाड़ी से, और वहाँ उसका बाज़ार पे जो है वो नदी में उतारा जाता था नाव के ज़रिए। गोरखपुर, बड़हलगंज होते हुए बलिया से बनारस पहुँचता था। बनारस से फिर बड़ी नाव में लद के ये कलकत्ता जाता था। कलकत्ता से बड़े जो समुद्री जहाज़ हैं उन पर लद कर ये इंग्लैंड जाता था। तो ये इस तरह से काफ़ी ज़ोर रहा और किसानों का भी फ़ायदा होता था, इस देश का भी फ़ायदा हुआ, और सबसे बड़ा काला नमक का फ़ायदा हुआ कि वो जो नहरें से सिंचाई होती थी उससे काफ़ी अच्छा पैदावार होता रहा। लेकिन उसके बाद जो है ये इस पे कोई ख़ास ज़ोर नहीं दिया गया और काला नमक जो है ये बस अपनी ही मौत मरता रहा। सर, काला नमक का भविष्य आपके अनुसार कैसा है और कैसा होना चाहिए? काला नमक का देखिए भविष्य तो बड़ा उज्जवल है, लेकिन इसमें सरकार, किसान, व्यापारी, उपभोक्ता सबको जोर देने की आवश्यकता है। और भविष्य उज्जवल होने का कारण है कि ऐसा कोई धान नहीं है जिसमें विटामिन ए हो। ऐसा कोई धान, ऐसे तो खैर कई धान हैं, लेकिन महकने वाले सुगंधित धान, लेकिन जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 और 52 के बीच में हो, ऐसे धान बहुत ही कम हैं। 50 और 52 के बीच में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसके माने है कि जिनको शुगर की बीमारी है, डायबिटिक लोग हैं, वो इसको भरपेट खा सकते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि 55 से कम जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिन खाद्य पदार्थों का, डॉक्टर लोग ये जोड़ देते हैं कि इनको ये शुगर फ्री है और इसको डायबिटिक लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। तो इस तरह से इसके जो और जो पोषक तत्व हैं, इसमें प्रोटीन दुगना है किसी भी चावल का, जो इस समय खेती में है। उसके अलावा जस्ता इसमें 3 गुना है, और इसमें जो आयरन है वो 2 गुना है। तो इस तरह से ये करते कराते इतना अच्छा इसमें ये गुण हैं सारे सब मिला के कि महक है, शुगर फ्री है, प्रोटीन दूना है, लोहा और जस्ता भी प्रचुर मात्रा में है। इस नाते ये सबसे अच्छा है। तो हमको तो लगता है कि इसका भविष्य जो है बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट इसका भविष्य है, और लेकिन हम सबको मिल के जोर देना है। काले नमक पे क्या कठिनाइयाँ थी जो इसका जो उपज का एरिया है वो काफ़ी कम होता गया?
देखिए, काला नमक पर कोई अनुसंधान नहीं हुआ। कोई भी अनुसंधान आज़ादी के बाद नहीं हुआ, कोई ज़ोर नहीं दिया गया, कोई ऐसे यहाँ तक कि जो न अंग्रेज़ों ने नहरें बनाई थी, जो जलाशय बनाए थे, उसमें सब सिल्ट जमा हो गया, सब उथले हो गए। उसमें लोग मछली पालने लग गए, उसमें खेती करने लग गए, तो सिंचाई के लिए पानी भी नहीं रहा। काला नमक लंबी अवधि की फसल है, इसमें अक्टूबर-नवंबर में जबकि बारिश कम हो जाती है, तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो वो जो नहीं हुआ, उसके बाद 1960 के दशक में ये ज़्यादा उपजशील धान की प्रजातियाँ IR-8 और ताइचुंग नेटिव 1 से जिसकी शुरुआत हुई, ये सारी की सारी आने गईं, तो इसमें पैदावार जो है बहुत ज़्यादा होती थी काला नमक की। तो उसका कारण ये रहा कि किसान काला नमक को छोड़ के वो उन प्रजातियों की खेती करने पर लग गए। दूसरी बात ये थी कि जो काला नमक है, ये इसका कोई अलग से कीमत सरकार ने नहीं तय किया, कुछ नहीं तय किया, तो जब किसान को जिसमें फ़ायदा होगा, वो जो है वो करेगा खेती। तो जब फ़ायदा उसका नहीं होता तो काला नमक छोड़ता गया, और जो इसकी खेती जो 50,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा में होती थी अंग्रेज़ों के टाइम में, वो घट के 2,000 या उससे भी कम हो गई, और लोगों ने ये सोचा कि अब ये काला नमक विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि जो नई प्रजातियाँ हैं वो ज़्यादा मुनाफ़ा देती हैं किसान को, और उसी में खाली वो लोग लगाते थे जिनको कि काला नमक खाने की लत लग गई थी, तो वो काला नमक अपने खाने के लिए लगाते थे, बाज़ार में काला नमक नहीं मिलता था। काला नमक और काला नमक को बचाने के लिए आपने भौगोलिक सूचकांक भी किया हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भौगोलिक सूचकांक एक तरह से समझिए, ये कम्युनिटी का, उस पूरे क्षेत्र का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के माने कि अगर किसी एक उत्पाद का है तो वो आदमी फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन अगर भौगोलिक सूचकांक जैसी चीज़ें हैं तो इसका फ़ायदा पूरा जितनी कम्युनिटी है वो हो सकता है। तो अभी भौगोलिक सूचकांक हम लोगों ने 2010 में करवाया था, और वो लागू हो गया 2011 से, और वो चूँकि 10 साल के लिए होता है तो 2020 में समाप्त हो गया। 2020 से पुनः हमने स्वयं, क्योंकि जो कमिटी जिसने करवाया था वो लगभग भंग हो चुकी थी, तो हमने स्वयं इसका, क्योंकि हम भी शुरू से ही इसमें जुड़े रहे हैं भौगोलिक सूचकांक कराने में, तो अभी हमने 2030 तक इसको बढ़वा दिया है। तो अभी भौगोलिक सूचकांक काला नमक का बढ़ गया है। कहने का मतलब है कि जो 11 ज़िले हैं, गोरखपुर मंडल के 4 ज़िले, बस्ती मंडल के 3 ज़िले, देवीपाटन मंडल के 4 ज़िले, तो ये 11 ज़िले हैं, यहाँ के किसान इसको उगाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाहर काला नमक जो है उगा के उसका व्यापारीकरण नहीं हो सकता। तो फ़ायदा इन लाखों लाख किसानों का होगा जो इन 11 ज़िलों में खेती करते हैं और खेती करेंगे। तो आमदनी उनकी दुगुनी नहीं तिगुनी होगी, ये हमारे आंकड़े बताते हैं। सरकार ने काला नमक के लिए क्या अपना योगदान दिया है? देखिए, अब वैसे तो कहा जाए कि सरकार का कोई विशेष योगदान अभी तक नहीं रहा है। लेकिन हमारी जो 4 प्रजातियाँ आई हैं, पहला काला नमक KN3, दूसरा बौना काला नमक 101, तीसरा बौना काला नमक 102, और चौथा जो अभी सबसे नवीनतम प्रजाति है, काला नमक किरण। तो ये चारों प्रजातियों का एक तो जो उपकार संस्था है लखनऊ की, ये भी सरकार की संस्था है, उन्होंने हमको इसके लिए प्रोजेक्ट दिया, पैसे दिए, और उसी के तहत हमने ये 4 प्रजातियों का विकसित किया। फिर कृषि विभाग ने इसको अपने 10 जो इनके RATDS हैं, परीक्षण के केंद्र, उन परीक्षण के केंद्रों पर इनकी जांच परख की 3 साल तक। हर एक प्रजाति जो है 3 साल तक जांची गई, उसके बाद ये प्रजाति बनी। इन्होंने इसको फिर भारत सरकार को नोटिफिकेशन के लिए भेजा। तो ये योगदान है सरकार का, क्योंकि उसके बगैर संभव नहीं था कि हम 4 प्रजातियां विकसित कर सकते। तो ये एक बड़ा योगदान है। अभी एक और योजना आई है जिसमें कि नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, IRI नई दिल्ली, और कुछ जो KVK हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, और जुड़ के वो लोग कुछ काम कर रहे हैं। IRI जो बनारस में स्थित है वो भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। तो हम इसको सरकार का योगदान इसको मानेंगे कि सरकार ने ये सब योगदान दिया है। किसी भी वस्तु को किसान तभी लगाता है जब उसका बाज़ार उपलब्ध हो। तो काला नमक का बाज़ार अभी तक कैसे हो रहा है और आगे इसको कैसे अच्छे स्तर पर किया जा सकता है? देखिए,
काला नमक का बाज़ार तो हमने बताया कि इतना टूट चुका था कि बाज़ार में मिलता नहीं था, तो बाज़ार तो ख़त्म ही था। लेकिन अभी सरकार ने एक तो सबसे पहले जैविक खेती को थोड़ा बढ़ावा दे रही है। एक परंपरागत कृषि विकास योजना है उसके तहत, तो वो बढ़ावा दे रही है और उसमें जो उत्पाद आया है काला नमक का, उसको बिकवाने के लिए लखनऊ में जैविक बाज़ार शुरू किया गया है, जिसमें भी काला नमक बिकता है। हमारे ही एक कहने के सुझाव के मुताबिक फिर वो कुछ जो कमिश्नरी लेवल के हैं, उन पे भी उन्होंने अपने जो बाज़ार मंडी है, उस मंडी में अलग से व्यवस्था की है कि इसमें काला नमक और ख़ास तौर से जैविक विधि से उत्पादित किया हुआ काला नमक ये इसमें बिकेगा। तो ये सरकार का हिमायती योगदान है। और आगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है और उनमें भी ये बिकेगा। दूसरी बात है कि सिद्धार्थनगर ज़िला, जो कि एक तरह से हम इसको मायका बोलते हैं काला नमक का, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई भगवान बुद्ध के समय में, वहाँ पे अभी एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बन रहा है। कॉमन, और उम्मीद है कि अब अगले कुछ महीनों में चल पड़ेगा। ये इसमें करीब 300 किसान जुड़े हैं। ये सारा काला नमक पैदा करेंगे, वहाँ ले आएंगे, रखेंगे, वहीं पे इसकी कुटाई होगी, वहीं छटाई होगी, वहीं पर ये पैकिंग होगी, तो और वहीं से ये बाज़ार में बिकेगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार हो और चाहे वो स्थानीय बाज़ार हो, तो दोनों में बिकेगा। ये एक बाज़ारीकरण के लिए एक बड़ा उपाय है, जिसमें कि सरकार का पूरा सहयोग है। जो भी ये करीब 12.5 करोड़ तक की ये योजना है। अब इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने मिल पाते हैं, वो आगे देखा जाएगा। तो पूर्ण रूप से ग्रांट है, ये ऋण नहीं है, लोन नहीं है। तो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये एक बहुत बड़ा योगदान है सरकार का, और जिसके लिए हम खास तौर से हमारे जो प्रमुख सचिव उद्योग हैं नवनीत सहगल साहब, उनका आभार प्रकट करना चाहेंगे कि ये उनकी सोच है और उसी के तहत ये सीएफसी बन रहा है। और भी आगे लोग बनाने के प्रयास में हैं। तो ये सब सरकारी योगदान है इस मामले में बाज़ारीकरण के लिए और किसानों को इकट्ठा करने के लिए। एफपीओ भी बन रहे हैं, वो भी सरकारी योगदान है एक तरह से। काला नमक के अनुसंधान के लिए सरकार क्या कर रही है? अब हमने जैसा बताया कि काला नमक के अनुसंधान के लिए सरकार ने अभी कुछ ज़्यादा नहीं किया है। खाली पीआरडीएफ संस्था के जो प्रोजेक्ट पहले रहे हैं, जिससे हमने 4 वैरायटी निकाली, 4 प्रजातियां जो विकसित की, जिसका जिक्र पहले हम कर चुके हैं, KN3 बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102 और काला नमक किरण। इसका जो प्रजनक बीज है, आधार बीज है, प्रमाणित बीज है, ये भी सरकार ही इसको प्रमाणित करती है और इस तरह से ये किसानों को ये दिया जा रहा है। लेकिन अनुसंधान के लिए जो पहला प्रोजेक्ट सरकार ने दिया है, जिसमें कि IRI या इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और ये जो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, ये लोग कर रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि पहला प्रोजेक्ट सरकार ने काला नमक को विकसित करने के लिए यही दिया हुआ है। और सर कुछ पूछना है? अभी रिकॉर्ड नोट किया हुआ है।